हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एग्ज़ाम आइडिया पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपसे प्री क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप सही जगह पे हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक एक चीज़ को मैंने कवर किया है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में। वो कहते हैं ना, देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, प्रिपरेशन एंड डिटर्मिनेशन। अगर आप शॉर्टकट्स की तलाश कर रहे हैं तो यहाँ नहीं मिलेगा आपको वो चीज़। रिज़ल्ट 100% होगा, लेकिन तब जब आप 100% वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। हार्ड वर्क इन द सेंस वो नहीं कुदार लेके मट्टी काटना है। यहाँ पे हार्ड वर्क का मतलब है कि स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क। प्रिपरेशन करना आपको राइट स्ट्रेटजी के साथ और 100% डिटर्मिनेशन के साथ। आप अगर प्रिपरेशन करते हैं 100% आप सफल होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस टाइप की वीडियो और नोटिफिकेशन से, सैलरी से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पे लाते रहता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, तो वीडियो शुरू करते हैं। आइए जान लेते हैं कि एसबीआई पीओ को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कौन कौन सी तरकीबें हैं जिसे आप अमल करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। बस आप ये 6 चीज़ों को करते हैं तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। जिस भी चीज़ का, ये ज़रूरी नहीं है फ्रेंड कि मैं एसबीआई पीओ का बता रहा हूँ तो उसी में ये केवल एप्लीकेबल होगा। आप इसका यूज़ हर जगह कर सकते हैं। कैसे होगा वो भी मैं बताऊँगा। स्ट्रैटेजी एक ही रहेगी, तरीका में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो जाएगा। तो एग्ज़ाम पैटर्न, आप जिस भी फील्ड का जो भी फॉर्म आप फिलअप किए हैं उसका सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न को एनालाइज करना है कि एग्ज़ाम पैटर्न में आखिर क्या कुछ पूछा जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग फिर आपको सिलेबस देखना है कि उसमें कौन कौन सा सिलेबस आ रहा है। उसे कवर करने के बाद आप ये डिसाइड करेंगे कि स्टडी मटेरियल मुझे कहाँ से मिलेगा, या फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको किसका स्टडी मटेरियल चाहिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, फ्री का, पेड वाला। बहुत तरह के अवेलेबल हैं अभी तो अब वो आपको डिसाइड करना है। प्रैक्टिस फिर करना है आपको। प्रैक्टिस अगर आप पीओ की कर रहे हैं तो पीओ का प्रीवियस पेपर, या फिर जिस भी फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं उसकी प्रीवियस ईयर का पेपर को आपको प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट, आपको अटेम्प्ट करना होगा मॉक टेस्ट। अगर आप एसबीआई का एग्ज़ाम बैठ रहे हैं तो एसबीआई का मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप किसी और का एग्ज़ाम बैठ रहे हैं तो उसका आप प्रैक्टिस कीजिएगा। खैर, ये वीडियो तो मेरा डेडिकेटेड एसबीआई पीओ के ऊपर है, तो अभी ये कॉमन एग्ज़ाम, ये कॉमन प्रिपरेशन है तो ये सभी में चलेगा। लेकिन जब मैं इसके बाद मैं जब सब्जेक्ट पे आऊँगा तो वो स्पेशली मेरा एसबीआई का प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी रहेगी। और लास्टली आपको रिवीजन करना। रिवीजन का कोई लिमिट नहीं है दोस्त, आप जितना चाहें, जितनी बार चाहें आप रिवीजन करें, वो आप ही के लिए फ़ायदेमंद होगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी ने बोला है 5 बार रिवीजन करना, 10 बार रिवीजन करना तो मैं उतना करके छोड़ दूंगा। आप पे डिपेंड करता है आपको रिवीजन की कितनी आवश्यकता है। मतलब रिवीजन जितना होगा सक्सेस रेट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। आइए सबसे पहले बात कर ले एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है एसबीआई पीओ का। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन होता है जो आपका 100 मार्क्स का होता है। 3 सेक्शन होते हैं जिसमें 30 क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन होगा जिसके लिए आपको 20 मिनट्स मिलेगा। कुल मिला के आपको 1 आवर का समय मिलता है। टोटल मार्क्स आपको 100 होता है। इसके बाद जो होगा आपका मेंस पेपर होगा। मेंस पेपर में आपके 3 आवर का समय आपको मिलेगा, जो कि आपका 4 सेक्शन होगा। 200 मार्क्स के लिए। रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन होगा जो आपको 50 मार्क्स दिलवाएगा। 50 मिनट्स आपके लिए समय डिसाइड किया गया है।
इसमें भी आपको सेक्शनल टाइम देखने को मिलेगा। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन 30 क्वेश्चन 50 मार्क्स 45 मिनट्स। जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 45 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 मिनट्स। इस तरह से टोटल क्वेश्चन जो होगा 155 होगा, टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 200 के होंगे, और आपको समय जो मिल रहा है 3 आवर का मिल रहा है। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, लेटर राइटिंग एंड एसे राइटिंग। इसमें आपको 2 क्वेश्चन होगा जो आपको 50 मार्क्स दिलवाएंगे, 30 मिनट्स इसके लिए समय मिलेगा आपको। इस तरह से टोटल 250 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम हो गया। इसके बाद आपका साइकोमेट्रिक का टेस्ट होगा जो आपका इंटरव्यू से पहले लिया जाएगा। इंटरव्यू से पहले ये कंडक्ट कर लिया जाएगा, जिसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स जो होगा वो ग्रुप एक्सपीरियंस के लिए 20 का और इंटरव्यू के लिए 30 का, टोटल आपका 50 मार्क्स का ये होगा। आइए जान लें फाइनल सिलेक्शन के बारे में। जब भी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो फेज़ 2 और फेज़ 3 का मार्क्स को आपको जोड़ के ही बनेगा। जैसे मैक्सिमम मार्क्स आपका फेज़ 2 का 250 नंबर का था और नॉर्मलाइज्ड करके उसे 75 कंसिडर किया जाएगा। उसी तरह आपका ग्रुप एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के लिए आपको 50 मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जा रहा था, जिसे आपको नॉर्मलाइज करके 25 कर दिया जाएगा। इस तरह से टोटल जो आपका होगा 300 का एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको नॉर्मलाइज करके 100 में उसको कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। आइए बात कर ले सिलेबस के बारे में कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्या सिलेबस है। क्योंकि अभी आपने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जान लिया, अब एग्ज़ाम पैटर्न के बाद क्या है कि आप सिलेबस को आपको जानना होगा, कौन कौन सा टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके बाद भी स्ट्रैटेजी बनेगी। तो सबसे पहले आपको जानना है कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो परसेंटेज से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, DI डाटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एंड एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक को मैं अलग करना चाहता हूँ, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन हो गया, नंबर सीरीज़ हो गया, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया। तो ये 4 टॉपिक को आपको अलग से प्रिपरेशन करना होगा। जब भी आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे ये सारे टॉपिक को तो आपको कंप्लीट करना ही है, साथ ही साथ इसके लिए सेपरेटली आपको टाइम निकालना होगा। ये 4 टॉपिक के लिए आपको सेपरेटली टाइम निकालना होगा, क्योंकि ये डेली प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आप ये डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हो गया, आपको पर डे 30 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। फिर सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन हो गया, इसके लिए भी आपको 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा पर डे। नंबर सीरीज़ के लिए आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, इसमें भी आपका रॉन्ग एंड मिसिंग दोनों आ जाएगा। DI जो आपका प्री लेवल का सॉल्व करना होगा, एटलीस्ट आप DI जो है 5 DI तो आपको सॉल्व करना ही होगा, कम से कम 5 से 10 DI डेली बेसिस पे, ये आपको डेली करना है। इसके लिए आपको हार्डली 1 से 1.5 घंटा लगेगा अगर आप बहुत टाइम लेते हैं तो। कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर करना होगा, जैसे कि टेबल होता है, आपको टेबल लर्न करना होगा 1 to 30, स्क्वायर रूट करना होगा आपको 1 to 50, क्यूब रूट करना होगा आपको 1 to 30, और परसेंटेज फ्रैक्शन भी आपको लर्न करना होगा। तो ये सारा चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपका स्पीड जो है अच्छा खासा बढ़ जाएगा। इसके बाद फिर आपको ये सारे चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करना होगा। चैप्टर्स कंप्लीट कैसे होंगे, जैसे आप परसेंटेज को चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन, जितनी भी तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं आपके बुक में, जिस भी बुक से या फिर जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, वो तो सारा आपको कर ही लेना है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके साथ ही साथ अगर टॉपिक वाइज आपने टेस्ट किसी का परचेज़ किया है तो परसेंटेज का टॉपिक टेस्ट आपको देना है। तो इससे आपका पर्टिकुलर एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको सारे चैप्टर्स के साथ करना है। और यहाँ पे ये जो DI मैंने लिखा है, ये आपका मेंस लेवल का DI है, इसे भी आपको लगाना है। ये जब आपने प्री लेवल का DI सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं, आपसे बन जा रहा है अच्छे खासा स्पीड के साथ बन जा रहा है, तब फिर आप मेंस लेवल का DI स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना।
आइए जान ले रीजनिंग के बारे में। सिलोगिज्म आता है, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वलिटीज, इनपुट आउटपुट, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन, अल्फा न्यूमरिक एंड न्यूमरिक। तो ये सारे टॉपिक से आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें भी पजल से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो पजल पे आपको हाथ सेट करना है, उस पर ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा पजल्स बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका एक्यूरेसी आएगा और उतना ज़्यादा आपका मिस्टेक कम होगा, क्योंकि ये पजल्स जो आपका प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा होते चला जाएगा। सही लोग, रीजनिंग क्या है ना कि रीजनिंग आप जितना भी बनाइएगा उतना अच्छा रहेगा। ये सारा आपका प्रैक्टिस का चीज़ है। सबसे ज़्यादा तो ये सिलोगिज्म और पजल्स ये ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए इसको। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए उतना आपका डाउट्स क्लियर होता चला जाएगा। मैं अगर बात कर लूँ एस्टिमेटेड, तो आपको 20 से 25 के बीच में आपको सॉल्व करना है पजल्स। बाकी सारे टॉपिक्स को आप टॉपिक वाइज आपको क्लियर करना है। जब ये आप टॉपिक वाइज क्लियर कर लेंगे तो फिर आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट सेक्शन वाइज देना है, अभी आपको फुल मॉक टेस्ट नहीं देना है। फुल मॉक टेस्ट देने के लिए जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तब आप फिर फुल मॉक टेस्ट दीजिएगा। एक बार जब आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा तो आप फुल टेस्ट दे सकते हैं। अगर टेस्ट की मैं बात कर लूँ तो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वैसे तो आपको सेक्शन वाइज टेस्ट देते ही रहना। जैसे आपका सेक्शन कंप्लीट होगा आप उसका सेक्शन वाला टेस्ट दीजिए, और वीक में एक दिन अगर आप चाहें तो आप दे सकते हैं फुल मॉक टेस्ट प्री का। और जब आप पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तब आप प्री और मेंस दोनों का आप मॉक टेस्ट दीजिएगा। तब उसके बाद तो केवल मॉक टेस्ट ही चलेगा जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट रिवीजन करेक्शन बस यही चलेगा। आइए बात कर लें इंग्लिश की। तो सबसे पहले आपको रीडिंग हैबिट को सुधारना है। सुधारना कहने का मतलब है, अगर आप बिगिनर हैं और आपसे पढ़ा बिल्कुल नहीं जा रहा है तो आप एकदम बेसिक से शुरू कीजिए। एनसीईआरटी का बुक उठाएं, उसे आप पढ़ें, उसका मतलब निकालें। मतलब कोई भी स्टोरी है तो उसे आप पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि उसका मतलब आप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे, उस स्टोरी को आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि शुरुआत आपको एकदम बेसिक से करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको लेवल को इंक्रीज़ करना है। तो पहले वहाँ से शुरू करना है, फिर उसके बाद एडिटोरियल करना है न्यूज़पेपर का। अगर आप रीडिंग हैबिट हो गया, आप थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा कर पा रहे हैं, चीज़ों को पढ़ के समझ पा रहे हैं, तो उसके बाद फिर आपको एडिटोरियल करना है। एडिटोरियल में आपको खुद से समझने की कोशिश करना है। ऐसे तो आपको एडिटोरियल का बहुत सारा क्लास मिल जाएगा ऑनलाइन, लेकिन वो आपका मेहनत नहीं रहेगा, किसी और का मेहनत रहेगा। तो खुद से आपको मेहनत करना है, एडिटोरियल आपको खुद से समझना है। और इसके बाद आपको जो भी वर्ड्स मिलेंगे उसमें, एडिटोरियल के लिए मैं बता दूं कोई भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। वैसे तो द हिंदू अच्छा है। नोट डाउन ऑल द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स यू कम अक्रॉस वाइल रीडिंग। तो जब भी आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो उसके साथ ही साथ आपको बहुत सारा ऐसा वर्ड मिलेगा कि आपको उसका मतलब ना पता हो, तो उस चीज़ों को आपको अलग से कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ये ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में आपको बहुत सारा वर्ड मिले, लेकिन जैसे ही आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू कीजिएगा आपको विद इन अ मंथ जो है आपका जो वर्ड जो होगा 20-30 पे आके रुक जाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर आपको वर्ड नहीं मिलेगा। अगर वर्ड्स रिपीट होते हैं तो आपको ज़्यादा वर्ड्स नहीं मिलेंगे, स्टार्टिंग में आपको बहुत सारा वर्ड्स मिलेंगे। ट्राई टू लिंक न्यू वर्ड्स लर्न इन डे टू डे लाइफ। तो जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं उसको अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप कहीं किसी से अपने दोस्त से बात कर रहे हैं उस दौरान आप अगर आपको उस वर्ड्स का यूज़ करना होगा तो आप कर सकते हैं, या फिर आप कोई राइटिंग लिखने का काम कर रहे हैं तो वहाँ उस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आपकी वर्ड को स्टोर करने में आपको हेल्प करेगा। ग्लांस थ्रू ग्रामर रूल्स। तो जब इसके इतना करने के बाद ग्रामर रूल्स आपको 110% याद रखना है, एरर करेक्शन में काम आएगा। तो ग्रामर रूल्स आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, तो इसे आपको याद रखना है। और अगर आपका बेसिक ग्रामर का क्लियर नहीं है तो सबसे पहले तो आपको उसको भी क्लियर करना होगा। जैसे वर्ब, टेंस, नाउन, प्रोनाउंस, ये सारा कुछ अगर आपको क्लियर नहीं है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रिपरेशन, प्रीपोजिशन, तो ये सारा कुछ आपको पढ़ना होगा बेसिक चीज़। उसके बाद क्योंकि ये आप अगर ये एसबीआई का फॉर्म भरे दैट मीन्स कि आप ग्रेजुएट हैं तो आपने 10 क्लास तक इंग्लिश पढ़ा ही होगा, वही आपका बेसिक इंग्लिश रहता है। लेकिन किसी
कारण अगर आप नहीं पढ़ पाएँ या फिर आपको याद नहीं है, तो फिर आप ये ग्रामर रूल्स, आपको ग्रामर सबसे पहले आपको करना होगा, देन फिर उसके बाद ग्रामर रूल्स, क्योंकि ग्रामर रूल्स आपको तभी समझ में आएगा जब आपका बेसिक ग्रामर क्लियर होगा। इतना होने के बाद एटलीस्ट आपका ये तो हो गया मेन टास्क जो आपको कंप्लीट करना है, ग्रेजुअली ये चलता रहेगा। लेकिन पर डे का जो टास्क होगा वो क्या होगा कि आपको एटलीस्ट 40 वर्ड जो है, आपको एटलीस्ट 40 वर्ड जो है लर्न करना है, 40 न्यू वर्ड्स आपको लर्न करना है पर डे। और साथ ही साथ आपको रिवीजन भी करना है। इसे आपको 2 दिन 4 दिन या फिर 1 वीक पे इसको आपको हमेशा रिवीजन करते रहना होगा, वरना फिर आप ये वर्ड आपके दिमाग से स्लिप होते जाएगा और फिर एक समय ऐसा होगा कि आपका मेहनत पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो रिवीजन आपको मल्टीपल्स टाइम करते ही रहना होगा। आइए जान लेते हैं जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये सारे चीज़ को कैसे कंप्लीट किया जा सके। तो सबसे पहले तो आपको क्या करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पे करना है, और इसके लिए आपको सेपरेट नोटबुक भी बनाना होगा। इसमें आपको क्वेश्चंस लिखते रहना होगा डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे करने का फ़ायदा बस यही है कि आपको एट अ टाइम आपको एक लोड नहीं पड़ेगा आप पे। आप पर डे अगर आप, क्योंकि पर डे अगर आप करते हैं तो 10 से 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा करंट अफेयर का। तो 10 to 20 क्वेश्चन बहुत होता है पर डे के हिसाब से अगर आप कर रहे हैं, तो 1 मंथ में आपके लिए एक बहुत ह्यूज अमाउंट का क्वेश्चन आपके पास कलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको रिवीजन करने में आसानी होगा, लोड नहीं पड़ेगा आप पे और चीज़ें आराम से हो जाएगी। इसके साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके का भी नोट्स बनाना होगा। नोट्स आप अगर खुद से बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है कि किस चीज़ों को उसमें डालना, किसको नहीं डालना है। और कंप्लीट करना आपको पीडीएफ बिफोर अ मंथ एंड। बहुत अच्छे एजुकेटर का मंथली पीडीएफ आता है जिसे आप पढ़ सकते हैं। आपका जो नोट्स है वो तो है ही है, उसके अलावा जो आप मंथली पीडीएफ जो आता है बहुत अच्छे एजुकेटर का, तो उसे आप ले सकते हैं, उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो क्वेश्चन आपसे रह गया है, जो आप पर डे के हिसाब से जो क्वेश्चन आपने किया है उसमें अगर कुछ क्वेश्चन रह गया है तो आपका मंथली पीडीएफ में वो चीज़ कवर हो जाएगा। और ये जो मंथली पीडीएफ अगर आप परचेज़ करते हैं तो उसको आपको कोशिश करना है कि उस मंथ के अंत तक उसे कंप्लीट कर लें। जून मंथ का अगर आप पीडीएफ ले रहे हैं तो वो आपको जून का पीडीएफ आपको जुलाई का स्टार्टिंग में मिलेगा, तो उसे आपको जुलाई तक कंप्लीट कर लेना है। इवन उसे कोशिश करना है कि 15 से 20 दिन के अंदर में उसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। बैंकिंग की प्रिपरेशन करेंगे तो बैंकिंग से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं उसे आपको लिखना होगा और उसे आपको लर्न करना होगा। साथ ही साथ आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप उसमें एफएक्यू आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वो क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं, जाके वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, उसका भी एक सेपरेट नोट बना सकते हैं। कंप्यूटर के लिए तो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। बेसिकली तो प्रीवियस का क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है, लेकिन उसके बाद भी जिस भी टॉपिक से आपका आ रहा था उस टॉपिक को पर्टिकुलर आपको क्लियर करते जाना है। तो इससे कंप्यूटर से भी क्वेश्चन अगर आते हैं तो वो आपसे छूटेंगे नहीं। जनरल जो होता है 6 मंथ का करंट अफेयर बहुत होता है, तो 6 मंथ का करंट अफेयर तो आपको करके ही जाना है। इसके बाद भी अगर आपके पास समय बचता है तो आप 2-3 महीना और पीछे चले जाइए तो उससे भी कवर हो जाएगा, लेकिन 6 मंथ तो आपको कंप्लीट करना ही होगा। फेज़ 2 में ही आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, क्योंकि ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में हो गया तो आपको अच्छा खासा स्पीड भी होना चाहिए टाइपिंग का, ताकि आपको लिमिटेड समय में आप अच्छे से टाइप कर ले लिख लें। वैसे तो समय बहुत मिल रहा, आराम से हो जाएगा। आपको फॉर्मेट अच्छे से करके जाना फॉर्मल लेटर का। यहाँ भी आपका रीडिंग हैबिट काम आएगा और वोकैबुलरी जो आपने पहले से करके रखा वो आपका यहाँ पे काम आएगा। तो अगर एक बार आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सेम प्रिपरेशन में ये डिस्क्रिप्टिव पेपर भी निकल जाएगा। और आपको टॉपिक वाइज में आपको अच्छे से कन्वीनियंस होना चाहिए लिखने में। साथ ही साथ करंटली जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उसमें भी आप अच्छे से आप लिख पाएँ। तो ये सारा कुछ भी तभी पॉसिबल है जब आप करंट अफेयर पूरे अच्छे से कर लेंगे और आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाएगा।
या तो आप पढ़ने में, लिखने में, राइटिंग करने में, वर्ड पावर में, सब कुछ आपका बढ़िया हो जाएगा अगर आप इंग्लिश का प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप बेसिक को सिलेबस कंप्लीट करते हैं तो फिर ये डिस्क्रिप्टिव पेपर आपके लिए कुछ नहीं है, आराम से ये आप कर ले जाइएगा। इंटरव्यू की प्रिपरेशन ये भी कुछ नहीं है, अगर आपने पीटी मेंस क्वालिफाई कर लिया, डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई कर लिया तो इंटरव्यू भी आप क्वालिफाई कर ही लेंगे। कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स एंड द टॉपिक रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस। सेम यही है आपका, अगर आपने उधर करंट अफेयर अच्छे से कर लिया, बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से कर लिया है तो इंटरव्यू में आपको ये प्रॉब्लम नहीं करेगा। शुड बी अवेयर ऑफ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इस पे आपको करके जाना है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पे इस पे क्वेश्चन पुटअप होता है। आंसरिंग क्वेश्चन विथ कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी, तो जो भी क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे हैं उसको अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंस के साथ करना है और साथ ही साथ क्लियर रहना है, कंफ्यूज नहीं रहना है। जो भी क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे हैं एकदम मतलब फ्लुएंसी के साथ, क्लैरिटी के साथ। अपने जॉब प्रोफाइल के ऊपर से प्रिपेयर करके जाना आपको क्वेश्चन। स्पीकिंग स्किल पे आपको काम करना होगा और इसके लिए आपको आप या तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ करें या फिर अपने दोस्तों के साथ करें या फिर मिरर के सामने स्टैंड होकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके भी मॉक इंटरव्यू आप दे सकते हैं, मॉक इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो अगर आपको कहीं व्यवस्था नहीं मिल रहा तो आप मॉक इंटरव्यू का प्रैक्टिस कर सकते हैं, वरना ये चीज़ें तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हैं। तो ये था फ्रेंड वीडियो स्ट्रैटेजी के ऊपर SBI PO की। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। मेरा विश्वास है अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।